Hello guys, what's up? Hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will teach you the remaining part of your syllabus, that is the India's freedom struggle. Why I have started this, right? मैंने स्टार्ट क्यों किया है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है, सबसे पहला पॉइंट, कि आपको डायरेक्टली इस यहाँ से कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 to 5 मार्क्स, ये आपको याद रखना है। और ये 4 to 5 मार्क्स हम 1 वीक में कवर करेंगे। 1 वीक के अंदर अंदर 4 to 5 मार्क्स हमारे हाथ में होगा। ठीक है, उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी को टाइम लगेगा, हमें ये जहन में रखो, ज्योग्राफी को हमें आराम से पढ़ना है क्योंकि वो बहुत सारे पार्ट्स हैं। इंडिया का भी पढ़ना है, वर्ल्ड का भी पढ़ना है। उसमें उसमें से क्या बोलते हैं, उसको क्लाइमेट को भी टाइम लगेगा पढ़ने में। मतलब वो हमें आराम से पढ़ना है, वहाँ कुछ चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। जल्दी क्या, उसको मुझे एक पता है कि कितने टाइम तक हो जाएगा। 1 वीक के अंदर ये पूरा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपके 4 से 5 मार्क्स बनेंगे। 5 से कम तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ज़्यादा भी बन सकते, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। ये एक्चुअली होता है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एज ए सब्जेक्ट होता है, फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट। जैसे आपने इकोनॉमी पढ़ा, वैसे एग्जैक्टली उसी तरीके से, जैसे आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये पहले कंप्लीट हो जाए, फिर हम कंटिन्यूसली क्या पढ़ते रहे, ज्योग्राफी पढ़ता रहे, तो आपका वो पूरा जो पहला वाला पोर्शन जो है जीएस का, वो 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने ये लिया है। अदरवाइज ये बाद में भी कर सकते हैं, बट ये है कि आपको ये लगेगा कि 1 वीक के बाद कि नहीं, आपका जीएस पोर्शन, कुछ पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है 1 वीक के अंदर अंदर, और भी कुछ। ठीक है, यहाँ से आपको सरवत मैम भी पढ़ा रही है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कुछ टॉपिक जो पढ़ाते, तो वो भी कवर होता है। इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री भी 1 वीक के अंदर अंदर अच्छे तरीके से, फुल फ्लैज तरीके से हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ज्योग्राफी लेकर आऊँगा। ठीक है, और उस ज्योग्राफी के साथ 2 दिन क्या रहेगा, वीक का 2 दिन क्या रहेंगे वीक के, वो रहेंगे आर्ट एंड कल्चर पे। वो रहेगा आर्ट एंड कल्चर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना तो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की कहीं पर ज़रूरत है, ना आपको हिस्ट्री की पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत, कहीं पर भी नहीं। कहीं पर भी वॉच कुछ मत करो, आप देखते जाओ आपका कंटेंट किस तरीके से बनता जाएगा, और आप सभी क्वेश्चंस को लगाओगे। ठीक है, अगर कोई इसमें से केस वाला एस्पिरेंट है, जिसको केस का एग्ज़ाम देना है, उसको हिस्ट्री वो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न पार्ट जो हिस्ट्री का, वो यहाँ से वो करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से, वो जो मैं आज से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत। जब मैं ये कंप्लीट करूँ फिर बताऊँगा मैं। अगर आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हो, फिर बताऊँगा मैं को क्या पढ़ना है आप लोगों को। अदरवाइज़ एसएसबी वालों को तो ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ाऊँगा इसमें, उसी में से क्वेश्चंस 5 या 6 क्वेश्चंस अगर आएँगे, तो यहाँ से ही बन जाएगा। आपको और कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो एसआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जेके पुलिस एसआई में है, या बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें से आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको यही कंटेंट उसमें रखना, चेंज नहीं करते। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education. Right? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक, और लाइक भी करो मेरे वीडियो को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले। इसमें मेरे जो है शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पर दिखाया है, और बाकी भी मैंने इसमें कुछ पढ़ने के लिए आपको दिया है, आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट नोट्स के थ्रू एक सही ढंग से। ध्यान क्या रखना, आपको फोकस किस चीज़ पे करना। हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट्स इन द सेंस, जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी जब देखते हैं तो मूवी में क्या करते हैं, हम पार्ट्स में देखते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इंटरवल भी होता है बीच में। हम उस तरीके से पढ़ना है हमें इस चीज़ को, क्योंकि अगर पार्ट फर्स्ट समझ नहीं आएगा, पार्ट सेकंड समझ नहीं आएगा, पार्ट सेकंड समझ नहीं आएगा, पार्ट थर्ड समझ नहीं आएगा। इसको पूरा ये कनेक्टेड रहता है। और इसमें आपको जहन में क्या रखना है पढ़ने के लिए, देखो ध्यान से देखो, किसी भी बुक को जरूरत नहीं है पढ़ने की। अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ना जब तक मैं इसको कवर ना करूँ अच्छे से। वो आपको अपनी मर्जी, फिर बाद में पढ़ो बुक को या ना पढ़ो, मगर अभी मैं बोल रहा हूं, अभी कुछ भी मत पढ़ो आप। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, पूरा फोकस रखना है सर बोल क्या रहा है। फिर इन्हीं शॉर्ट नोट्स को उतार के अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो। आपका कंटेंट भी हो जाएगा और आपको साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक, तो आपको मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर करके दूंगा। एक तो आपको याद रखना, जिन पर्सनालिटीज का नाम मैं इनमें 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 बताऊंगा। ठीक है, जिन पर्सन्स का नाम, जिन जिन पर्सनालिटीज का नाम मैं बताऊंगा, वो टिप पे होना चाहिए, कौन क्या है, किसका नाम क्या है। ठीक, किस किस इंसिडेंट के साथ कौन रिलेट है, किसने क्या स्टार्ट किया, किसका, हाँ, हो गया।
एक नंबर पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको क्या ज़हन में रखना है, सेकंड पॉइंट आपको ये ज़हन में रखना है कि इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस जहाँ से क्वेश्चन बनता है, कब सेशन हुआ है, ठीक है, अगर कोई मीटिंग होती है, कोई सेशन होता है, उसका हेड कौन रहा है, उस सेशन का चेयरमैन कौन है, उस सेशन की लोकेशन कहाँ पर है और क्यों वो सेशन कंडक्ट किया गया है। तीन चीज़ें मैंने बोली है सेशन के बारे में। एक मैंने बोला है सेशन कहाँ पर हुआ, लोकेशन, सेशन का डेट याद रखना, एग्जैक्ट डेट कहाँ पर हुआ है, ठीक है, और तीसरी बात इसका जो हेड जो है, इसका प्रेसिडेंट जो है वो सेशन का कौन है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब आप बोलोगे सर डेट हमें याद रखना है, डेट आपके सेशंस के डेट में ऑर्डर में बताऊंगा कब सेशन हुआ, जैसे 1885 से स्टार्ट करेंगे तो कब तक 1905 की बात करेंगे, फिर 1906, 1907, 1908, 9, 10, 11, 12, 15, 1916, 1920, 19, मतलब बहुत सारे 1919 है, ठीक है, यहाँ से इन सेशंस का डेट याद रखना। तीसरी बात, किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही है फ्रीडम स्ट्रगल में, मतलब किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, कौन किसको किस जेल में लेकर गए हैं, क्या रीज़न था उसको जेल में जाने के लिए, फिर कब छूटा गया, छोड़ दिया गया, फिर उस छोड़ने के बाद को किसने क्या रोल फिर से क्या किया है स्ट्रगल में किया, वुमेन्स का रोल क्या है, ठीक है, वुमेन फोक का रोल क्या रहा है इसमें, ठीक है। उषा मेहता नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो वुमेन फोक ने रेडियो चलाया था, उषा मेहता ने रेडियो स्टेशन, जब पूरे सभी लीडर्स अंडरग्राउंड चले गए थे, फिर किसने फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, क्योंकि जब उनको ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे थे, बंद कर रहे थे, मार रहे थे, तो अंडरग्राउंड चला गया स्ट्रगल, अंडरग्राउंड स्ट्रगल स्टार्ट होने लगी, उसमें रेडियो के जरिए से क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगे कि इस तरीके से स्ट्रगल चल रही है, इस तरीके से आप लोग करो। वो रेडियो स्टेशन कौन चला रहा था उस टाइम पे, ये सब कुछ आपके जहन में आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको एक ये लेआउट बोल रहा हूँ, ठीक है, एक लेआउट हो रहा है ना, हम कहाँ कहाँ किसके साइड में जा रहे हैं, ठीक है, लेआउट का मतलब इसके अंदर अंदर ही हमें रहना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने वाले हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है क्या, क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ऐसा क्या हुआ था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन सा अप्रोच पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए किया गया ब्रिटिशर्स ने, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल या वो यू कैन से वाइस राय कौन था इंडिया का, क्यों इसने ऐसा किया, क्या रीजंस उसने बताए, ये बात आपको जहन में आनी चाहिए जो मैं यहाँ पर आपको बोल, क्योंकि मैं आपको एज जिसने भी हिस्ट्री पढ़ा है पहले, वो अभी दिमाग से निकालो जो भी पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हम ये समझो कि जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ा करोगे ना, नया टॉपिक, अगर आपने पहले पढ़ा है वो उसको दिमाग से निकालना होता है, फिर नए से फ्रेश स्टार्ट करना, सो दैट एक चीज़ है लिंक हो जाती है, ठीक है। फिर अब अपना भी उसको वैल्यू एडिशन करोगे जो आप अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, देखेंगे 1909 में क्या हुआ था, 19 देखो इसमें से कुछ और भी चीज़ आएगी, जैसे मैं बोलूँगा 1909, जैसे मैं बोलूँगा 1919, जैसे मैं बोलूँगा 1927, जैसे मैं बोलूँगा 1935, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको मॉन्टे मॉरल रिफॉर्म बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी हमें देखना है 1927 में ऐसा क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि सेशन 10-10 साल के बाद होता था, 1909 में अगर हुआ फिर 1919 में हो गया, फिर 1919 के बाद होना था 1929 में, लेकिन इन्होंने पहले ही लाया, ठीक है, 1927 कुछ क्या बोलते हैं इसको, कुछ चेंज जो कुछ मॉडिफिकेशन जो ब्रिटिशर्स ला रहे, ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है, ये सब कुछ हम जानेंगे, ठीक। सबसे पहले एक क्रोनोलॉजी में आपको बताऊं, क्रोनोलॉजी मतलब ये कि इस ऑर्डर में हमें टॉपिक्स को कवर करना है, इस डेट के हिसाब से हमें टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला पॉइंट हम जो स्टार्ट करने वाले आज, जहां से आपके 5 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है इसमें से आ जाएगा, जहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 रोक रहा हूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो बिल्कुल मैं रोक रहा हूँ, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये गारंटी है एक क्वेश्चन बनेगा, एक मार्क्स आपका बनता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने क्यों इसको साइड में रखा है, जब तक आपको, क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि आपका ये एक फ्लो बन जाए हिस्ट्री के लिए, एक इंटरेस्ट बन जाए, किसमें, जो मैं अभी से स्टार्ट करता हूं, मैं स्टार्ट करूंगा 1885 से, क्योंकि ये मैं एज एक आपको एक मूवी जैसे बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा 1885 से लेकर 1947 तक, जहां पर मेजर पर जो जहां पर एक्चुअल फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक लेक्चर में आपको पूरा बताऊंगा काजेस क्या थे रिवोल्ट ऑफ 1857 थे, कौन कौन से सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट है, किसने क्या किया, मंगल पांडे कौन था,
झांसी की रानी कौन थी, ठीक है, ये सभी हम कुछ जान लेंगे। फिर क्यों, क्या इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको माना जाता है या नहीं माना जाता है, क्या व्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लोगों के, एपीजे अब्दुल कलाम का व्यू क्या है, ठीक है, माजूमदार एक पर्सनैलिटी थी उसका व्यू क्या था, इसका सावरकर जो था, ठीक है, उसका व्यू क्या था। तो ये सब कुछ हम जानेंगे इसमें। लेकिन आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम 1885, दैट मीन्स इंडियन नेशनल मूवमेंट इसको बोलते हो, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। ठीक है, तो सीड डाला किन्होंने था, सीड डाला था एक्चुअली वो हुआ था रिवोल्ट 1880 सॉरी 1857 का। लेकिन उसको मैं ये कंप्लीट करने के बाद मुझे एक तो 1800 रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको पढ़ाना है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है एक्ट्स जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1773 एक्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है, 1793 एक्ट जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो सभी एक्ट्स हमें पढ़ना है। उसके बाद हम क्या एक्ट्स पढ़ेंगे, 1853 पढ़ेंगे, फिर क्वींस ये देखेंगे रिफॉर्म्स क्या थे, ठीक है, 1857 के बाद जब इन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो, उसके बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन जनरली जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 1857 जो है ये मैं कंप्लीट करूं, फिर कहां से कहां तक 1773 से लेकर 1857 में, ठीक है, 1857 तक ये अलग एक रहेगा, एक हमारा एक अलग अप्रोच इसके लिए रहेगा। 2-3 लेक्चर्स इसके आएंगे 1773 से 1857 तक, लेकिन ये अलग रहेगा। लेकिन जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं 1885 से, क्योंकि हम उस ऑर्डर में चलेंगे जहां से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा है। अगर 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आज, क्योंकि इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सिलेबस है एनवायरमेंट के भी 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी का बनेगा 10 to 12 मार्क्स बनेगा, हिस्ट्री का बनेगा 6 से 7, ये मैं मिनिमम रखता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से भी बनेगा आपको, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री विस्ट्री मिलाकर 10 मार्क्स सपोज बनेंगे। इसी तरीके से जो बाकी बाकी पूरे आर्ट एंड कल्चर में से 4-5 मार्क्स बनेंगे, इसको मिलाकर ये कितना हो जाता है, यही बन जाते हैं 30 मार्क्स आपके, ठीक है। एवरेज अगर निकालोगे, ये 5 ये 5 ये 5 5 5 10 15 हो गया, 15-10 कितना हो गया, 25 हो गया, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर 8-8 भी कर सकते हो, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें चलना है। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं, वो है रिवोल्ट सॉरी इंडियन INC जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलो या INM इंडियन नेशनल मूवमेंट भी बोलो। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम 1885 से स्टार्ट करेंगे, जानेंगे इसमें क्या हुआ। उसके बाद मैं सीधे चला जाऊंगा 1905 में, क्योंकि 1885 से लेकर 1905 तक एक, ये बोलो कि एक पार्ट बनेगा मूवी का, ठीक है, हो गया एक पार्ट। 1905 से स्टार्ट करूंगा, मैं सीधे चला जाऊंगा 1917 तक, कुछ होता है 1915 तक भी, ठीक है, यहाँ से गांधी जी की एंट्री होती है, फिर जो अफ्रीका से वो आता है, ठीक। 1917 से लेकर हम करेंगे कहाँ तक, 1947 तक। ये जो है इसको हम कवर करने वाले हैं 3 पार्ट्स में, जो हमारी जो मूवी रहेगी 3 पार्ट्स की मूवी रहेगी। बात समझ में आ रही है? कुछ कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत, इसमें मैं आपको बुक कोई एनसीईआरटी का भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इसमें मैं आपको स्पेक्ट्रम एक बुक है उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ, इसमें मैं हर एक बुक का जो मेरे पास कंपाइलेशन है वो देता हूँ इस चीज़ में, ठीक। सिर्फ आपको फोकस रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, हो गया ये। लेकिन जब हम 1885 से स्टार्ट करेंगे, हम किस कहाँ पर जाएंगे, एक ऑर्डर में जाएंगे। तो पहला स्टेप मैंने क्या लिया, 1885 ईयर में देखते हैं क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ 1885 में। आगे चला जाऊंगा, मैं लिखूंगा 1905 में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये बोल सकते हैं ऐसे साल थे कि जहाँ पर बहुत चेंज देखने को मिली है। जैसे 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई है, 1905 एक डेट है जिसको बोला जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं 1906 में क्या हुआ, फिर आप बोलते हो इंडियन मुस्लिम लीग आ गई है, ठीक है, फाउंडेशन हो गई है मुस्लिम लीग के। उसके बाद आप पढ़ूंगा 1907, देखो डेट कैसे याद रखना है, ये एज ए मूवी जैसे हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से हमें पढ़ना है। 1907 में क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स थे, ठीक है, उनका क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, ठीक है। 1905 के बाद एक्चुअली आया एक्सट्रीमिस्ट्स, फिर 1906, फिर 1907, फिर 1909
1909 आ गया, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म जनरल देखने को मिल रहा है। 1911 दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार, उससे पहले दो दिल्ली दरबार हो चुके थे, थर्ड दिल्ली दरबार हुआ 1911। यहाँ पर बोला जाता पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवाइव किया जाए। जो भी पार्टीशन बंगाल हुआ था 1905 में, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है पार्टीशन बंगाल हो जाएगा, लेकिन कुछ इशू होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। 1911 हो गया, 1913 आ जाएगा, 1913 में हो गया जिसको आप क्या बोलते हो, गदर पार्टी जो बनाया था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जो बनाया गया था। आगे चलेंगे 1900, एक सेकंड रुको, 1900 जो इंपॉर्टेंट है 1916 की हम बात करेंगे, जिसको आप बोलते हो लखनऊ पैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। 1979 लखनऊ पैक्ट भी देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको छोड़ा भी जाता है, किसको, तिलक जेल में होता है 1906 में इसको जेल में डाला जाता है, 1916 में 15 में इसको छोड़ा जाता है। फिर 1917 देखेंगे हम, गांधी का एरा देखेंगे। फिर 1918 देखेंगे हम, फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, कहाँ तक, 1920 तक ये चलता रहे, सॉरी 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार होता है। फिर 1919 देखेंगे, ब्लैक लॉ जिसको बोलते हैं, जिसको आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसको, 1919 को जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स भी आते हैं। इसी टाइम पे क्या होता है, एंटी रोलेट एक्ट होता है, ठीक है, ये रोलेट एक्ट भी आता है 1919 में। 1918 में आपने देखा होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 1918 में आपको देखने को मिलेगा एक और चीज़, जैसे मैं यहाँ पर 1917 देखूंगा, ठीक है, इसमें आपको 3 सत्याग्रह गांधी जी के देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। 1900 क्या बोलते हैं उसको, हाँ 1918 1919 जितना मुझे अभी जहन में आ रहा है वो मैं बोलता जा रहा हूँ। 1920 भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 1922 भी पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ होना। 1923 पढ़ेंगे, चोरी चोरा इंसिडेंट जनरल जिसको बोलते हैं, पुलिस स्टेशन का जलाना, ठीक है। 1925 देखेंगे हम, एक नया ग्रुप उभर के आ रहा है इंडिया में, ठीक है, जिसका CR दास और मोतीलाल नेहरू हेड होता है, ठीक है। उसके बाद 1926 1927 साइमन कमीशन रिपोर्ट आता है। 1928 नेहरू रिपोर्ट आता है। 1929 1930 आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1900 जनरली फिर 40s आता है। 1932 को आता है साल्ट सत्याग्रह देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1942 आता है क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। 1945 फिर आता है मुस्लिम क्या बोलते हैं उसको, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, वेवेल प्लान आता है, और जब तक हम कहाँ पर, माउंटबेटन प्लान आता है, जब तक हम 1947 में आकर इंडिपेंडेंस देखने को मिल रही है। ये एक क्रोनोलॉजी था जो आपको याद रखना है। ये आपको पहले ही मैं इसलिए बोल रही है, तो मैं आपको बोलूँगा इस ऑर्डर में, पढ़ाऊँगा इस ऑर्डर में, लेकिन आपको जहन में होना चाहिए क्रोनोलॉजी याद कैसे रखना है, किस डेट पे क्या होता है, फिर क्या बोला जाता है, फिर क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज ट्रू अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ पर लिखा जाएगा कि क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर लिखा जाएगा सूरत स्प्लिट लिखा जाएगा। बी में लिखा जाएगा सपोज दिल्ली दरबार लिखा जाएगा। सी में लिखा जाएगा क्या बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, और डी में लिखा जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये लिखा, फिर क्वेश्चन बनाएगा। ये तो ऑप्शन उसने लिखा है अभी। अब ऑप्शन क्या बनाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसकी क्रोनोलॉजी बताओ। क्रोनोलॉजी ये बताओ कि सबसे पहले क्या कौन सी सिचुएशन हुई है। आप वहां पर लिखा होगा CBAD, तो आपको किस तरीके से ढूंढना है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस आया, इसका मतलब सबसे पहले डी। उसके बाद बोला जाएगा फिर क्या हुआ, आपको बोला पार्टीशन ऑफ बंगाल तो आपको क्या लिखना है C। उसके बाद पूछा जाएगा फिर क्या हुआ, आपको लिखना है सूरत स्प्लिट A। फिर आ जाएगा क्या उसके बाद लास्ट पे क्या हुआ, आपको बोला दिल्ली दरबार, दैट इज B। तो इसको आपको इस तरीके से टिक करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको याद अभी तक जो मैं बोल रहा था वो भी आपको याद रखना है, वो मिस नहीं करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। जितने डेट्स मैंने आपको बताया वो टिप पे होने चाहिए।
हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये मेरा बिल्कुल शॉर्ट नोट है, जो मेरे पास जो पूरा कंटेंट है इसे मैं आपको बताऊंगा, इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही बताऊंगा मैं। इसके बाद आपके साथ एक और पीडीएफ भी है जिसको आप गो थ्रू करोगे अच्छे से, डिटेल में अगर पढ़ना है उसकी पीडीएफ भी मैं इसी के साथ है, ठीक है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको सबसे पहला पॉइंट रखना है, ये याद रखना है उस टाइम का वाइस राय कौन था, बस सबसे पहला पॉइंट। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी या इंडियन नेशनल मूवमेंट आया, उस टाइम डेट क्या था आपको रखना है याद, 1885 उस टाइम डेट होता है, 1885, ये याद रखना है। कभी मेरे जो डेट्स होते हैं वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हो जाता है कभी इंसान के दिमाग से स्किप हो जाते हैं तो लेकिन नोट्स में तो परफेक्ट आपको मिल जाएगा। नोट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। वैसे मैं अगर बोलता हूँ कभी कभी तो कभी हो जाएगा इसमें, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको पॉइंट क्या याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई है, आपको बोलना है 1885 में। नंबर फर्स्ट पॉइंट एसएसबी एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम के लिए भी तैयारी करो उसके लिए। नंबर सेकंड पॉइंट आपका क्या बनता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना है, ठीक है, इसका उस टाइम जो था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में। लेकिन मसला ये है कि उस टाइम जो है, जैसे अभी गवर्नर कौन है या अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, एग्जैक्टली वैसे ही होता था, वाइस राय होता था, जो कि कौन कंट्रोल करता था, उस वाइस राय को कंट्रोल करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। लंदन में बैठकर उसको कंट्रोल करते थे, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट कहां पर थी, एक्चुअल गवर्नमेंट जो थी वो थी लंदन में, वो थी इंग्लैंड में, ठीक है, जो जिसको ब्रिटेन बोलते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने इसको कंपनी, एज ए कंपनी के तौर पे भेजा गया था, जिसको क्या नाम दिया जाता था, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर भेजा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब होता है ब्रिटेन की बात। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ठीक है, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने काफी टाइम तक रूल किया है वो कौन है, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर जनरली हम, मेरा फोकस रहेगा 1885 से आगे आगे, वो रहेगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप समझो, यहाँ पर इसको पूरा कंट्रोल कौन करते थे, उसका पूरा कंट्रोल जो है लंदन में गवर्नमेंट बैठ के करती थी, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा नाम क्वीन विक्टोरिया, या बहुत सारी चीजें आप सुनोगे आगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने किसको रखा था यहाँ का वाइसराय, आपको बोलना लॉर्ड डफरिन, मैंने रखा है नाम, याद रखने के लिए इसको डफर बना लो, ये बहुत डफर था, ठीक है, ये बहुत डफर था। क्यों डफर था, क्योंकि इसी ने अलाउ किया कि हाँ बना लो इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बताऊंगा मैं कहानी एक्चुअली क्या है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो है, ये लॉर्ड डफरिन क्या था, ये वाइस रॉय था, ठीक है, ये वाइस रॉय जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में 1885। क्वेश्चन आएगा कि वाइस रॉय का टाइम पीरियड क्या था, कितने सालों के लिए था, आपको इतना याद रखना है, ये 5 से 6 सालों तक यहाँ पर होते थे। लेकिन अगर आपको अब याद नहीं है कि एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन इतना तो पता है ना कि इसने क्या ये किस टाइम का था इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का डेट तो आपको पता है 1885, तो आप उस टाइम वहां से भी मार्क कर सकते हो आंसर, अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता होगा कि वाइस, ये लॉर्ड डफरिन जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ लिंक है, उस टाइम का वॉइस आई था, तो आप ऑप्शन में ढूंढ सकते हो 1885 कहां पर है। इस तरीके से भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा होगा एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, आप अगर इंफॉर्मेशन आपके पास, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप किस तरीके से क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। यहीं पर लिखा मैंने, सबसे पहला पॉइंट मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रेक डाउन किया है, एक लिखा मैंने फॉर्मेशन एंड फाउंडेशन, इसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, कब, 1885 में मैंने बोला, लेड बाय ए ओ ह्यूम, याद रखना फाउंडेशन किसने डाली है, ए ओ ह्यूम, याद रखो इसको, HUME, ए ओ ह्यूम। ये ब्रिटिशर था, ठीक है, ये सिविल सर्विसेज का मेंबर था, लेकिन ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ठीक है, इसने इसकी फाउंडेशन डाली है, इसकी फॉर्मेशन की इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर आप तो पढ़ा रहे हो इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेशन तो इंडियंस को डालनी चाहिए थी, अब ये कहां से आ गए ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर ए हमने फाउंडेशन इसलिए डाली हुई है, यहाँ पर एक दो थ्योरीज दी बोली जाते हैं, सेफ्टी वैल्यू थ्योरी, लेकिन यहाँ पर मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा, अगर मैं वो बोलने बैठूंगा तो फिर इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना आपको डीप नहीं जाना, बस इतना ही आप यहाँ तक जानो कि ए ओ ह्यूम जो है इसने फाउंडेशन डाली है किसकी, ये ब्रिटिशर था। क्वेश्चन आएगा कि ए ओ ह्यूम ने फाउंडेशन डाली है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, क्या वो इंडियन था या क्या वो ब्रिटिशर था, आपको बोलना है वो ब्रिटिशर था, बस दैट्स इट। कब डाली है फाउंडेशन, 1885। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, जब फॉर्मेशन की गई है तो इसके मेंबर्स भी होंगे, किसके, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स भी होते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा वो मेंबर्स थे, इंडियंस भी थे, एक तो ए ह्यूम भी था, ठीक है, जिसने फाउंडेशन डाली है, ठीक है, और इंडियन मेंबर्स भी थे, यहाँ पर इंडियन के मेंबर्स भी थे, ठीक।
अब यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। सबसे पहली बात यहाँ पर बोला जाता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई है, उस टाइम उसका एक सेशन हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सेशन जो हुआ था, ठीक है, उसका नाम था, वो सेशन जो हुई थी वो बॉम्बे में हुआ था। याद रखो इस पॉइंट को। पहला सेशन, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सबसे पहला सेशन कहां पर हुआ, आपको बोलना है। वो सेशन हुआ है बॉम्बे में, उस टाइम इसको बॉम्बे बोलते थे। और उस सेशन का हेड कौन था, उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, WC बैनर्जी, ठीक है। एक था RC बैनर्जी, दूसरा WC बैनर्जी। यहां पर आपको याद रखना है WC बैनर्जी, WC बैनर्जी, ठीक है। W मेरे साथ, मेरे नाम के साथ लिंक करना, W के साथ, आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आपको बोलना है फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था WC बैनर्जी। और ये फर्स्ट मीटिंग कहां पर हुई थी, आपको बोलना है ये बॉम्बे में हुई थी। एग्जैक्ट लोकेशन क्या, क्योंकि पहली मीटिंग हुई थी, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है। एक नाम है जिसको नाम था गोकुल दास, गोकुल GOKUL, गोकुल दास तेजपाल। पूछा जाता है, आप MCQs में देख सकते हो। संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है, ये एग्जैक्ट लोकेशन थी जहां पर फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये कहां पर लोकेट था, ये बॉम्बे महाराष्ट्र में था, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन था फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आपको बोलना है WC बैनर्जी। और INC की फाउंडेशन किसने डाली, आपको बोलना है AO ह्यूम ने। कब डाली है, 1885 में। AO ह्यूम एक ब्रिटिशर था, इसलिए इसने फाउंडेशन डाली इसको, क्योंकि ब्रिटिशर चाहते थे कि जो इंडियंस की डिमांड्स क्या है, क्योंकि वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते थे किनके साथ, इंडियंस के साथ। जो ब्रिटिशर्स वो डायरेक्ट अप्रोच लोगों के साथ नहीं करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि लोगों की, क्योंकि लोगों की डिमांड्स क्या है हम जानना चाहते हैं। लेकिन उस डिमांड्स को पता करने के लिए उन्होंने बोला कि नहीं, हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। इंडियंस का एक ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, हम पता कर सकते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है। अगर वो डिमांड जो है फुलफिल करने लायक होगी तो हम उन डिमांड्स को पूरा करेंगे, ये ब्रिटिशर्स का कहना है। लेकिन अगर वो डिमांड, अगर वो कुछ इंडिपेंडेंस के रिलेटेड था, तो हम उसी तरीके से अपना काम करेंगे, सप्रेस करेंगे, उनको मार दाड़ करेंगे, जो भी उनका एक अप्रोच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इसको यूज किया है एज ए क्या, सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। सेफ्टी वैल्यू थ्योरी ये बोल रहा है कि इंडियंस के ऊपर नजर रखने के लिए, इसलिए उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, AO ह्यूम को ही बोला कि आप इसकी फाउंडेशन डालो। तो उसकी फाउंडेशन कौन डालता है, AO ह्यूम डालता है। लेकिन इंडियंस बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है इंडियंस के हिसाब से इसको लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी बोलते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी मतलब ये होता है कि इंडियंस ने बोला ठीक है, हम अपनी डिमांड ब्रिटिशर्स को नहीं बोल पाते, तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, AO ह्यूम, ठीक है। हम इसको बीच में मिडल मैन बनाएंगे और उस मिडल मैन के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी बातों को मनवाएंगे। किससे मनवाएंगे, हम ब्रिटिशर से मनवाएंगे हम। तो ये अलग अलग एक अप्रोच होता है। कुछ लोग बोलते हैं ये ट्रू है, कुछ लोग बोलते हैं ये सही नहीं है, बट इतना आपको जानना नहीं है, फिर स्टिल आपको ये पता होना चाहिए। एक सेफ्टी वैल्यू थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जिसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये बोलते ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं हम इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडियंस के लिए यूज करेंगे, मतलब इनके बारे में जानेंगे ऐसे ऐसे वो ये, ठीक है। लेकिन इंडियंस बोल रहे हैं हम इसको, इंडियंस बोल रहे हैं हम ब्रिटिशर्स को इस्तेमाल करेंगे इसके जरिए से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपको डेलीगेशन, पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने मेंबर्स, कितने डेलीगेट्स थे, आपको बोलना है 72। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में कि कितने फर्स्ट मीटिंग में जो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितने डेलीगेट्स थे। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है फर्स्ट में 72 डेलीगेट्स थे। याद रखना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसी टाइम आपको कॉपी करना है, इसको आपको याद हो जाएगा उसी टाइम। उसके बाद 3 फेजेस में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ने चाहते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। एक है मॉडरेट फेज, दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट फेज, तीसरा है गांधीयन फेज। मॉडरेट फेज स्टार्ट होता है 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है, ये हो गया एक। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो होता है ये स्टार्ट होता है 1905 से लेकर 1919 तक, ठीक है। क्योंकि कुछ बुक्स लिखते हैं 1917 तक, लेकिन हम एक्चुअली क्यों लिखते हैं 1990 तक, क्योंकि गांधी की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 1918 से, जनरली देखने को मिल रहा है 1918-19 से, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे जो मास रिवोल्ट देखने को मिल रहा है, तो जनरली यहाँ पर आप याद रखो 1905 से लेकर 1917 ही लिखो। अब आप लिखो 17, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 1885 से 1905 फर्स्ट फेज पढ़ेंगे जिसको मॉडरेट
मॉडरेट फेज बोला जाता है। उसके बाद एक्सट्रीमिज्म फेज स्टार्ट होता है 1905 से लेकर 1917, फिर 1917 से लेकर 1947 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं गांधीयन फेज, इसको जनरली बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन है, सर इसको मॉडरेट्स क्यों बोलते हैं, इसको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन तो राइज होता है। मॉडरेट्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका अप्रोच डिफरेंट था। ये लीडर्स थे पहले वाले, ओल्ड जनरेशन के, जनरली आप इसको बोल सकते हो ओल्ड आइडियोलॉजी के, ठीक है, कंजर्वेटिव जिनको बोल सकते हो। और ये थे न्यू यंग ब्लड था। ये कौन एक्सट्रीमिस्ट थे जो थे, ये नए नए लोग थे, नए नए लड़के आए थे फ्रीडम स्ट्रगल करने के लिए। ये पुरानों को क्या बोलते थे, जो पुराने मॉडरेट थे, इनको बोलते इनको कुछ नहीं आता है, बस ये सिर्फ उनके सामने हाथ ही जोड़ देते हैं ब्रिटिशर्स के सामने और कुछ नहीं कर पाते हैं। ये कौन बोलते थे, ये एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। किनको, मॉडरेट को। ये एक्सट्रीमिस्ट इनको इसलिए बोला था, इनका अप्रोच अलग था एज कम्पेयर टू किन से, मॉडरेट से, ठीक है। मेथड सब मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते थे, किस तरीके से उठते थे, क्या करते थे, इनके बीच में लड़ाई फिर कैसे हुई। तो ठीक है, जैसे आज यंग जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और जो पहले ओल्ड कंजर्वेटिव जो होते हैं, मतलब जो ओल्ड एज के होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, क्योंकि ये हम इसमें देखेंगे। उसके बाद गांधीयन फेज़, ये आपको याद हुआ होगा, ये तीनों फेज़। अब हम स्टार्ट क्या करने वाले, हम मॉडरेट फेज़ को पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा इसका, 1885 से स्टार्ट हो जाएगा और 1905 तक ये फेज़ रहेगा, ये हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि मॉडरेट फेज के लीडर्स, यहां से आपको एक क्वेश्चन आपको 100% बनेगा कि मॉडरेट फेज में कौन कौन सा लीडर था, किसको मॉडरेट बोलते थे, किसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। अभी हम मॉडरेट पे फोकस करें, दैट मीन्स आपको लीडर का नाम टिप पे होना चाहिए। मैंने पहले बोला पर्सनालिटीज का नाम टिप पे होना चाहिए। सबसे पहली बात, मॉडरेट ए.ओ. ह्यूम को भी बोलते थे, बस आपको ये बोलना नहीं है कि ये मॉडरेट नहीं था। यस, ये मॉडरेट था। ये कनेक्टेड है किसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी, या इंडियन नेशनल मूवमेंट की फाउंडेशन हुई थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने डाली, तो इसको कंसिडर किया जाता है क्या, ये एक लीडर है, किसका, मॉडरेट लीडर है। ए.ओ. ह्यूम सबसे पहले, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जब पहला प्रेसिडेंट था, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा फिर, मॉडरेट। तो मॉडरेट हो गए पहले वाले, तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी भी याद रखो आप, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम हो गया, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, गोपाल कृष्णा गोखले, जी.के. जी, ठीक है, याद रखो जी.के. जी, ठीक है, जी.के. जी, गोपाल कृष्णा गोखले, एस.एन. बैनर्जी, एस.एन. बैनर्जी। एक मैंने बोला था आपको, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी होता है और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है दादा भाई नौरोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दादा है। दादा जो, देखो दादा किसको बोलते हैं जनरली, जो ओल्ड पर्सन होता है। तो इसका एक और नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। दादाजी का दूसरा नाम क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं, इनको इन नाम से भी जाना जाता था। राणा डी, याद रखो, राणा डी, राणा डी भी एक पर्सन है, इसको भी याद रखना आपको, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना, पहला मुस्लिम लीडर है जो कि सेशन का क्या रहा है, फर्स्ट मुस्लिम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रहा है, प्रेसिडेंट रहा है एक सेशन का। ये मैं बताऊंगा किस सेशन का ये रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट मुस्लिम हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका नाम क्या, बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी उसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, राश बिहारी घोष। देखो यहां पर दो राश ये बिहारी आ जाएंगे, एक था बोस, BOSE, बोस, वो अलग है, लेकिन मॉडरेट्स के केस में घोष आपको याद रखना है, घोष, राश बिहारी घोष और आनंद मोहन बोस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनका आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट लीडर। जब आपको इनका पता होगा, डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई करोगे इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडरेट लीडर। जब मॉडरेट लीडर्स का नाम दिया होगा वहां पर, उसमें से एक ही नाम होगा ऑप्शन में जो मॉडरेट लीडर है, बाकी चार जो होंगे, बाकी तीन ऑप्शन में और कहीं होंगे, कोई एक्सट्रीमिस्ट होगा और कोई भी होगा, पता है कोई और कोई पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। उसमें से आप ढूंढ सकते हो कि मॉडरेट कौन है, एक्सट्रीमिस्ट कौन है। ये लिस्ट आपको टिप पे याद रखना, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है, एक ऑर्डर में लिखा है। देखो कैसे नोट्स भी बना रहे थे, शॉर्ट नोट्स, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ये मॉडरेट जो थे, ये तो हो गया लीडर्स का नाम, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम यही है, आपको JK SSB FA फा वाला एग्जाम पास करना है किसी तरीके से, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव जानने के लिए हमें ये जानना है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर कौन सा मेथड अप्रोच करते हैं। जैसे आप पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए तैयारी तो कर रहे हो, ठीक है।
ठीक है, जैसे आप चाहते अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए तैयारी तो कर रहे हो, सॉरी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, लेकिन आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये हम जानेंगे इनका ऑब्जेक्ट क्या था, आपको बोलना है स्वराज इन द ब्रिटिश क्राउन। इन्होंने बोला कि एक टर्म इन्होंने यूज़ किया, याद रखना, स्वराज का टर्म यूज़ किया किन्होंने, मॉडरेट्स ने किया। अब क्वेश्चन आता है आगे, ये एग्जैक्टली इस टर्म को यूज़ किसने किया है, इस पे भी एक ये बोला जाता है किसकी क्या कौन क्या मीनिंग निकाल रहा था इंडिपेंडेंस। आधे बोल रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आधे बोल रहे थे स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। ये हम आगे जानेंगे। याद रखना इनका ऑब्जेक्ट जो था, हमें स्वराज चाहिए, ठीक है। किस में, ब्रिटिश क्राउन में, जो ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है। जनरली इसको ब्रिटिश क्राउन बोलते थे, मैंने बोला था लंदन में जो गवर्नमेंट उसको ब्रिटिश क्राउन बोलते थे, तो यहाँ पर इंडिया में ये बोलते थे कि हमें चाहिए एक स्वराज चाहिए हमें, ठीक है। मतलब ये समझो कि इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, ठीक है। कहाँ पर, ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अब इस डिमांड को पूरा करेंगे, इनकी एक डिमांड थी, किन की डिमांड थी ये इनका एक ऑब्जेक्टिव था, ये इनकी एक डिमांड थी मॉडरेट्स की। लेकिन इन्होंने कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए हैं, कौन कौन से अप्रोच लगाया इन्होंने कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किस मेथड पे चले। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन थ्रू पी पीपीपी का मतलब होता है पिटिशन, ठीक है। ये पिटिशंस करने लगे, प्रेयर करने पड़ते थे, ठीक है, प्रोटेस्ट करने लगे, या आप ये भी बोल सकते हो पिटिशंस के बदले आप ये भी बोल सकते हो प्रोपेगेंडा करने लगे ये, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। याद रखना पीपीपी अप्रोच किन्होंने अडॉप्ट किया था, पीपीपी मेथड किन्होंने अडॉप्ट किया था, आपको बोलना है पीपीपी मेथड वाज अडॉप्टेड बाय द मॉडरेट्स। पीपीपी का मतलब क्या होता है, पिटिशन और प्रोपेगेंडा। सेकंड पी का मतलब होता है प्रेयर, थर्ड पी का मतलब होता है प्रोटेस्ट। इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब न्यूज़पेपर्स पे आर्टिकल लिखने लगे, ठीक है। जो हमारे पास लेटर्स लिखने लगे, किनको लेटर्स लिखने लगे, ब्रिटिशर्स को लेटर्स लिखने लगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने पीपीपी के बारे में आपको बोला है। डिमांड भी मैंने बोला, डिमांड्स क्या थी इनका, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था इनका। डिमांड ये थी स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन में क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। इंडियंस इन काउंसिल, दूसरी डिमांड क्या थी इनकी, देखो एक डिमांड थी स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन, हमें स्वराज चाहिए। दूसरी बात ये क्या बोल रहे थे, काउंसिल होता था, जैसे अभी आप देख सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, एग्जैक्टली उस टाइम भी क्या होता था, काउंसिल होता था, किनका, ब्रिटिशर्स का काउंसिल होता था, मिनिस्टर्स का काउंसिल होता था उस टाइम। लेकिन वहाँ पर ये चाहते थे कि इंडियंस को भी जो है एंट्री मिले उसमें, क्योंकि इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे, तो ये चाहते थे इंडियंस इन काउंसिल, इंडियंस को भी काउंसिल में डाल दो, जो भी आपका काउंसिल है, जो भी आपकी गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, ठीक है, इंडियंस को अलाउ वहाँ पर करो। तीसरा इन्होंने बोला स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने पढ़ा होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी आपने सुना होगा। जनरली हम क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया, दादा भाई नौरोजी। और वो यहाँ से एक्चुअली निकला है कि स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन, जब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, लूट कर रहे थे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं इंडिया में जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज थे, जो भी उससे पहले जो रूलर्स थे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुगल रूल की बात करेंगे, यहाँ पर 300 ईयर्स या 400 ईयर्स या 500 ईयर्स यहाँ पर रूल किया था उन्होंने। तो उन्होंने जो रखा था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स रखे थे उन्होंने। उनसे पहले जो थे हिंदू डायनास्टी के रूलर जो थे, ठीक है, मराठास वराठास, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स यहाँ पर रखे थे। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्स को लूट कर लेकर जाते। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करते थे, जैसे यहाँ पर कॉटन है, ठीक है, इंडिया से कॉटन निकलता था, फिर ये कॉटन क्या करते, कॉटन को ब्रिटिश लेकर जाते थे। ब्रिटिश में क्या होता था, इनके पास इंडस्ट्रीज होती थी, फैक्ट्रीज होती थी, वहाँ से क्या बनाते थे, इनको क्लोथ्स बनाते थे, या मशीन थे उनके पास, कपड़े बनाते थे, फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाते थे। फिर उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में फिर से लेकर आते थे, इंडिया से ही लेते थे इनको ₹1 में केजी या ₹2 में केजी इस कॉटन को। फिर फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाने के बाद इसको बेचते ₹100 में, ₹200 में, ₹300 में, किन को बेचते, इंडियंस को ये बेचते थे, इंडियन मार्केट में ही बेचते थे। तो इसका मतलब रिसोर्स भी इंडिया का ही, और बेचते भी है इनको, और पैसे भी निकालते हैं इंडिया से ही। इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। जनरली दादा भाई नौरोजी ने जो दी है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते, ठीक है। तो इनकी डिमांड्स क्या थी, आपको बोला स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन। नंबर सेकंड इन्होंने क्या बोला, इंडियंस इन काउंसिल। नंबर थर्ड क्या बोला, स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन। एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या बोला कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दी है,
आपको लिखना है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का एक और नाम क्या है, आपको बोलना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकलता है। रिवाइज इस तरीके से करना होता है, एज एग्जाम की डिमांड क्या है उस हिसाब से आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, ना कि आप अपने हिसाब से चलोगे। जो पढ़ना ही नहीं, आप पहले वो चीज़ पढ़ते हो, जो एग्जाम में आने वाली चीज़ है वो आप लास्ट में पढ़ते हो, तब तक आपकी एनर्जी खत्म होती है। ठीक है, इस तरीके से हम भी हाँ, अब क्वेश्चन है यहाँ पर इतना तो किया है इन्होंने, अब क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने क्या किया। लीडर्स भी बताया मैंने मॉडरेट्स का, ऑब्जेक्टिव भी मैंने बताया, इनका मेथड भी बताया मैंने, पीपीपी, इनकी डिमांड्स भी बताई मैंने। अब मैं किस पे आ जाऊँगा, अचीवमेंट्स के आ जाऊँगा। फिर मैं बताऊँगा इनका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड किनका, मॉडरेट्स का। ठीक है, अभी हम अचीवमेंट्स पे आ जाएंगे, इन्होंने क्या अचीव किया है इन कब तक 1885 से लेकर ऑलमोस्ट 1905 तक इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझो, जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो सपोज, ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको 10 साल 15 साल 20 साल लगते हैं बिजनेस को स्टैंड होने में, और फुल फ्लेज्ड बिजनेस है सपोज आपके पास, दैट आपके पास तो बिजनेस है अभी, लेकिन वो किसने चलाया, वो आपके पापा ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने बना के रखा हो, तो और आप उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो। तो दैट मीन जो आपके ओल्ड जो थे, आपके पेरेंट्स जो थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी कंट्रीब्यूशन तो रही है ना, इन्होंने इस बिजनेस की फाउंडेशन डाली हुई है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हो रहा है, इंडियन स्ट्रगल जो है या इंडिया की इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन किन्होंने डाली है, आपको बोलना है वो मॉडरेट्स ने डाली है। इवन कि हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रही है। मिलिटेंट नेशनलिज्म भी देखेंगे आगे हम, उसका क्या नाम है उसका यार, अ, अ, कुछ है उस सिंह का नाम, उसको जिसको फांसी दी गई थी यार, जो अभी याद नहीं आ रहा है, भगत सिंह, देखो हाँ, उसको बोलते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म। वो तो इन्होंने तो पार्टिसिपेट तो किया है उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मसला ये है कि फाउंडेशन किन्होंने डाली है, बेस किन्होंने बनाई है, सीड किन्होंने सो किया है, बीज किन्होंने बोया है, यहाँ पर ये जानना जरूरी है। तो ये इनका एक अचीवमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब हो गए इनके अचीवमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोज ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर, इन्होंने लोगों के सामने लाया कि ब्रिटिशर्स का एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, बाय यूजिंग इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। लोगों के सामने बोला गया है कि आप हमें लूट रहे हैं ब्रिटिशर्स, हमें खड़ा होना ही होना है इनके अगेंस्ट, हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वराज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जब तक हम ये खुद रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर, जब तक हम काउंसिल में नहीं जाएंगे, हम अपोजिशन नहीं करेंगे वहां पर। जैसे क्यों होता है यहाँ पर भी काउंसिल, फिर क्यों होती है अपोजिशन यहाँ पर भी, जो मिनिस्टर्स होते हैं अपोजिशन पार्टी भी होते हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी को जो रूलिंग पार्टी होती है उनको क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। किनको, जो क्वेश्चंस कौन करते हैं, जो रूलिंग, जो अपोजिशन पार्टी के क्वेश्चंस होते हैं, रूलिंग पार्टी को उन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने मर्जी से तो नहीं चल सकते हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है ना। आपने अगर पॉलिटी पढ़ा होगा, मोशंस कौन कौन से मोशंस होते हैं, क्वेश्चन आवर भी उसमें से एक होता है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिटर्न क्वेश्चंस होते हैं, वर्बली क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर भी देना होता है, टाइम भी होता है उसका, उनको रीजन भी बताना। अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, असेंबली में क्या होता है, बहुत सारी लड़ाई होती है, इतना बहस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, इन्होंने बोला कि जब तक हम काउंसिल में नहीं जाएंगे, जब हम ब्रिटिशर्स को नहीं रोक सकते, वो कौन से डिसीजन हमारे लिए ले रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि सभी ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लिश थे वहां पर। कहाँ पर जो भी काउंसिल होता था, इंडियंस को एंट्री उसमें अलाउ नहीं थी जब तक, जब मॉडरेट्स का फेज था। ठीक है, आगे देखो, साइमल्टेनियस आईसीएस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम होता था, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम होता था, जिसको बोला जाता है आईसीएस एग्जाम। और इस आईसीएस एग्जाम जो है, ये कंडक्ट होता था कहाँ पर, ये कंडक्ट होता था ये इंग्लैंड में कंडक्ट होता था। ठीक है, इंग्लैंड में ऐसा एग्जाम कंडक्ट होता था, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस पार्टिसिपेट करते थे इसमें, डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते एग्जाम देने के लिए, लेकिन उनको इंग्लैंड लंदन एग्जाम देने जाना होता था, यहाँ पर एग्जाम नहीं होता था। तो मतलब ये इन्होंने बोला कि साइमल्टेनियस एग्जाम करो, इंडिया में अगर आप इंग्लैंड में एग्जाम करो, इंडिया में भी वही एट द सेम टाइम वही एग्जाम करो। ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और उन बेचारों को लगता था 2-3 महीने जाने में, कहाँ पर सपोज अगर उनका सपोज जुलाई में एग्जाम है, उनको अप्रैल में ही निकलना पड़ता था, क्योंकि ये शिप के थ्रू जाते थे एग्जाम देने के, तब तक इन बेचारों का ये पूरा बोल जाते थे, ये शायद शायद अपने लक्ष्मीकांत साथ लेकर जाते थे पढ़ने के लिए एग्जाम में। ठीक है, तब तक इन बेचारों की लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत सब कुछ बोल जाते हैं वहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये भी एक इशू था इन्होंने, तो इन्होंने ये मॉडरेट्स इसके लिए, मतलब मॉडरेट सक्सेस रहा इसमें कि इन्होंने कंडक्ट करवाया आईसीएस एग्जाम, कहाँ पर, इंडिया में भी और लंदन में भी कंडक्ट हो रहा था।
हाँ, तो ये आईसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे, ठीक? ठीक है ना? हाँ। अब यहाँ पर मैंने बोला आपको ये हो गया। अब जिसने ये क्वालीफ़ाई किया था ना एग्ज़ाम, जिसने आईसीएस एग्ज़ाम पहले किया था, इंडियन जो था जिसने आईसीएस एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया था, ठीक है? उसका नाम आपको बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आप नाम बताओगे कि उसका नाम क्या था? फर्स्ट इंडियन जिसने आईसीएस एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया था, उसका उस पर्सन का नाम बताना है। और उस पर्सन ने इतने अपने बाल लंबे रखे थे कि वो क्या करता था, उन बालों को रस्सी के साथ बाँधता था। फिर जो नेल लगाता था, किसके साथ नेल लगा था? ये अगर दीवार है, इस दीवार के साथ उसने नेल लगाया था और फिर क्या करता था वो? फिर वो यहाँ पर टेबल होता था और यहाँ पर चेयर होती थी। यहाँ पर बैठ के पढ़ता था, ठीक है? इस तरीके से पढ़ता था और यहाँ पर क्या करता उन बालों को बाँधता था किनके साथ? इनके साथ, सो दैट रात को नींद ना पड़े। और उसने जब सिविल सर्विस क्वालीफाई किया, उस सिविल सर्विस को फिर उसने रिज़ाइन कर उसने जॉइन ही नहीं किया। ये बात याद है, इसको डेडिकेशन बोलते हैं। उनको क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया था, उसको आपका नाम मुझे पता है उसका नाम क्या है, लेकिन आपको मेंशन करना है कि क्या बोलते हैं उसका, कमेंट सेक्शन में आप नेट पे भी जा सकते हो, आप उसका फ़ोटो भी देख लेना। और फिर उसको ब्रिटिशर्स को दिखाना है कि हमारे पास हमें कितना पोटेंशियल है, हमारा हमें कितना दम है कि हम इस सर्विस के लायक है या नहीं है, हम पास कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। इवन कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है इतना अच्छा सा, कोई कोचिंग नहीं है, बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं और इसने क्वालीफाई किया भी है सिविल सर्विस। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो याद रखना ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया, इनका ये अचीवमेंट था। एक और चीज़ है यहाँ पर, एक कमीशन बिठाया गया, इसको बोलते हैं वेल बे कमीशन। याद रखना वेल बे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए वेल बे कमीशन जो होता है, यहाँ पर इनकी एक अचीवमेंट। अवेकनिंग इंडियन पीपल, इन्होंने इंडियंस को क्या किया? अवेक किया है, होशियार किया है इंडियंस को, कि बोला गया है कि देखो हमें किस तरीके से लूट रहे हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, सो दैट हम जो है आज़ाद हो जाएँगे। और यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी आता है इंडिया में। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, ठीक है? और लिबर्टी की बात आ रही है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पर। डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे हैं मॉडरेट्स, लिबर्टी की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कम्युनिज्म की भी बात कर रहे हैं। और जो ये मॉडरेट्स थे ना, जो ये सभी मॉडरेट्स हैं ऑलमोस्ट, जो ये सभी लीडर्स का नाम मैंने बोला, इनको बोला जाता था हायर क्लास पीपल, ये एलीट क्लास पीपल थे इंडियंस के। आ रही बात समझ, जिन्होंने ऑलमोस्ट सब ने फॉरेन में लॉ पढ़ा था। ये याद रखना आपको, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये बाहर जाते थे लंदन में, फिर देखते थे यार वहाँ पर तो यही गवर्नमेंट तो लंदन में भी है और यही गवर्नमेंट इंडिया में भी है। अब वहाँ पर इन्होंने देखा कि लंदन में जो है लोगों को ये अलग से ट्रीट करते हैं। लंदन में तो लोगों को हर एक राइट मिलता है, लेकिन इंडिया में लोगों को लूट लेते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, ये तो गलत बात है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। दैट्स व्हाई ये अवेक हो जाते हैं, ये होशियार हो जाते हैं, बोल रहे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर एक जैसी गवर्नमेंट दोनों जगह पर है, तो जिस तरीके से लंदन में लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको हर एक राइट मिलता है, उनको फ्रीडम है, उनको हर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है? काउंसिल में भी एंट्री, हर एक चीज़, लेकिन इंडियंस को नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने मॉडरेट्स का ग्रुप बना के स्टार्ट कर दिया अपनी स्ट्रगल, ठीक है? यहाँ पर मैं नेगेटिव इनका लिख रहा हूँ, नेगेटिव मतलब इनके ड्रॉबैक्स जनरली जिनको बोल सकते हो आप। जब नेगेटिव में बोल रहा हूँ, नेगेटिव में लिखता हूँ डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू मासेस। क्वेश्चन आएगा मासेस का मतलब ये लोगों को इकट्ठे करने में कामयाब नहीं रहे। मतलब जैसे हम जाते हैं कहीं पर, फिर हम क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं, 1000 2000, फिर स्पीच देते हैं, फिर पब्लिक में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ईद की दिन होती है, तो फिर ईद के दिन अगर हम जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? फिर उनको बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स इस तरीके से करते, इस तरीके से। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। या हिंदूज़ को जो जो दिन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शिवाजी का दिन होता था इनको, या बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना इनके, आगे बताऊँगा मैं कौन-कौन सा, ठीक है? शिवाजी फेस्टिवल होता था, ठीक है? तो उन फेस्टिवल्स में लोगों को अवेयर नहीं करते थे। क्यों? ये डरते थे इनको पता था अगर हम थोड़ा-सा ही कुछ एक्स्ट्रा स्टेप ले लेंगे, चलो लेटर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू उतना तो चल रहा है, लेकिन अगर हम एक्सपोज़ हो जाएँगे, एक्सपोज़ इन द सेंस कि हम डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के सामने आ जाएँगे, या हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मासेस को अवेयर करेंगे, तो हालात ख़राब हो जाएँगे, लोगों को भी मारेंगे और हमें अरेस्ट करके ये पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। ये इसका भी ये ख़्याल रखते थे। इनका पूरा ज़हन में होता था किस तरीके से हमें स्टफ़ आए चलना। ये नहीं कि एट अ टाइम, उनको पता था इसको टाइम लगेगा, बट ये आराम से चल रहे थे। यही अपोज़िट करते थे कौन? एक्सट्रीमिस्ट्स। वो क्या करते थे? वो पूरी लड़ाई करते थे, मतलब पूरे जोश में, जिसकी वज़ह से उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई उस टाइम पे, जब एक्सट्रीमिस्ट का फ़ेज़ आया।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, क्या मॉडरेट्स ने जो मासेस होते हैं, मास फोक को, क्या उन्होंने उसको इंपॉर्टेंस दिया? नहीं, ये इंपॉर्टेंस उन्होंने नहीं दी है। ये मासेस में नहीं जाते थे, ये उनको एक उस तरीके से नहीं करते, ये पीपीपी अप्रोच पे जाते थे, ठीक है। डिड नॉट नोट्स इक्वल सॉरी एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल फॉर सम टाइम। कुछ इनिशियल टाइम पे इन्होंने कुछ 5 6 साल 10 साल तक इन्होंने एक्चुअल कैरेक्टर जाना ही नहीं है ब्रिटिशर्स का। ये सोच रहे थे हम शायद ब्रिटिशर्स को बोल रहे हैं आज नहीं तो कल मानेंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे, और ब्रिटिशर्स भी उनको घुमाते थे। इसका मतलब एक्चुअल कैरेक्टर उनको पता ही नहीं चला। ये उनको पिटिशंस के थ्रू बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे एक्स्ट्रा, जैसे हम बोल सकते हैं। इसलिए तो मॉडरेट्स इनको बोलते थे, एक्सट्रीमिस्ट्स बोलते थे इनको बेगर्स। मैं आपको एक कमेंट दिखाऊंगा यहाँ पर, आपको खुद समझ में आएगा कि इसका क्या व्यू था यहाँ पर। यार मैं दिखाता हूँ आपको, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, वो पेज मिलेगा नहीं। हाँ ये लिखा है मैंने, ठीक है ठीक है। ठहरो, अभी नहीं मिल रहा वो पेज, लेकिन वो कल बताऊंगा मैं आपको वो क्या था, ठीक है। अलग अलग व्यूज थे। आधे बोल रहे थे ये बेगर्स है, तिलक तो ज्यादा बोल रहा था इनको, ठीक है, कि इनको कुछ अप्रोच ही नहीं आता था जब तक कि हमें लूट कर लेकर जाएंगे। ये कौन बोल रहे थे? एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स को बोल रहे थे, ठीक। तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आया होगा। एक तो ये एक्सपोज ब्रिटिश, एक तो उन्होंने क्या किया, मासेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी, दूसरा ये एक्चुअल कैरेक्टर ब्रिटिशर्स का नहीं जान पाए इनिशियली, ठीक है। कंक्लूजन में हम यही जानेंगे कि क्या किया ब्रिटिशर, क्यों मॉडरेट्स का रोल क्या रहा है यहाँ पर। आपको बोलना है इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स, ठीक है, मॉडरेट लीडर्स laid a strong foundation for modern Indian for modern national movement and the main credit goes to the moderate leaders। कंक्लूजन में ये है कि ठीक है, जो मॉडरेट लीडर, जो इनको बहुत सारे फेलियर्स तो देखने को मिले मॉडरेट लीडर्स के, ठीक है, लेकिन जो फाउंडेशन उन्होंने डाली है किसकी, इंटरनेशनल कांग्रेस की, इंटरनेशनल मूवमेंट की फाउंडेशन जो डाली है, ये एक पॉजिटिव रहता है इनके लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कल हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं 1905 से लेकर 1917 के आसपास। इसका मतलब हम कल घुसने वाले हैं एक्सट्रीमिज्म में। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद, उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट से जो भी क्वेश्चन, मॉडरेट फेज से जो भी क्वेश्चन मिल रहा है लीडर्स का नाम, उनको करते जाओ साथ साथ ही, ठीक है, इसको साथ साथ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। क्या फ्रूटफुल रह रहा है आपको ये सेशन, आपको समझ आ रही है बातें या नहीं आ रही है, कितना आपको हेल्प मिल रहा है इससे, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। हर एक करेगा जो जो ये वॉच कर रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।